आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है प्रोपोर्शन यानी समानुपात। चलो इस समानुपात को हम अच्छी तरह समझेंगे। ये समानुपात से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। ये जो समानुपात लिखा गया है, प्रोपोर्शन का मतलब हिंदी में समानुपात लिखा गया है। इस समानुपात को मैं संधि विच्छेद कर दे रहा हूं। मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको, समानुपात को, सॉरी, समान प्लस अनुपात। इस समान को कहा जाता है, इस समान को कहा जाता है बराबर अनुपात का। अनुपात यानी बराबर अनुपात। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं समान को इक्वल, इक्वल, और अनुपात को लिखते हैं रेशियो। ये जो समान को मैं लिखा हूं इक्वल और अनुपात को लिखा हूं मैं रेशियो, यानी इक्वल प्लस रेशियो, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या ना, इक्वल रेशियो। तो समानुपात का मतलब है इक्वल रेशियो, यानी प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल रेशियो। बराबर रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्लियर? चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेकर इसको अच्छी तरह समझेंगे। एग्जाम्पल 1 मैंने क्या लिखा था, 3/5। दूसरा लिखा था मैंने 2/7। तो 3 जो कि न्यूमरेटर के स्थान पर है उसको कहा जाएगा फर्स्ट टर्म, और ये जो 5 जो डिनोमिनेटर के स्थान पर है यानी अंश हर के स्थान पर है उसको कहा जाएगा सेकेंड टर्म। उसी तरह 2 जो अंश के स्थान पर है या न्यूमरेटर के स्थान पर है उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। और ये जो 7 है जो डिनोमिनेटर के स्थान पर है यानी हर के स्थान पर है उसको हम कहेंगे सेकेंड टर्म। क्लियर? अभी उसी चीज को यानी ये जो भिन्न को 3/5 मैं उसको ऐसा लिख रहा हूं इस रूप में 3/5, और ये जो भिन्न 2/7 उसको मैं इस रूप में लिख रहा हूं 2/7 के रूप में लिख रहा हूं। वही चीज को मैं इधर अनुपात के रूप में लिख दिया। ठीक है? तो उस हिसाब से इसका भी नामकरण क्या हो जाएगा, इसका भी नामकरण हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और इसका नामकरण हो जाएगा सेकेंड टर्म। उसी तरह 2 का भी यहां हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और 7 का नामकरण हो जाएगा सेकेंड टर्म। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। मैं अभी आप लोग को सवाल करता हूं, क्या ये जो 2 भिन्न में लिखा हूं ये 2 भिन्न बराबर या बराबर नहीं है? दोनों इक्वल है
या इक्वल नहीं है? क्या है देखिए तो, दोनों का वैल्यू इक्वल है या नहीं है? यानी दोनों भिन्न अलग अलग वैल्यू का है, इसलिए दोनों भिन्न इक्वल नहीं है, दोनों भिन्न बराबर नहीं है। जब दोनों भिन्न बराबर नहीं होता है तो हम कैसा लिखते हैं? 3/5 इज नॉट इक्वल टू 2/7, ऐसे ही लिखेंगे ना। 3/5 2/7 के साथ बराबर नहीं है। समझ में आ गया? मैथमेटिकली इसको हम ऐसा लिखेंगे, या इधर जो अनुपात के रूप में लिखे हैं उसको भी ऐसा लिखेंगे कि 3/5 इज नॉट इक्वल टू 2/7। यानी ये जो अनुपात 3/5 और इधर जो अनुपात है 2/7, ये दोनों बराबर नहीं है। क्लियर है? तो जब बराबर नहीं है दोनों अनुपात, तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों अनुपात प्रोपोर्शन में नहीं है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन प्रोपोर्शन, यानी ये दो अनुपात बराबर स्थिति में नहीं है। क्लियर? अच्छा, अभी देखते हैं जब दो अनुपात बराबर स्थिति में नहीं है, फिर ये सब का नामकरण क्या होगा? क्लियर? इससे पहले इसका नामकरण ये सारे जितना भी जो देख रहा है 3, 5, 2, 7, इनका नामकरण यही था ना। 3 को हम फर्स्ट टर्म कहते थे, 5 को सेकेंड टर्म कहते थे, यहां भी देखिए 2 को हम फर्स्ट टर्म कहते थे और 7 को सेकेंड टर्म या द्वितीय पद कहते थे, ऐसे ही कहते थे ना। तो अभी देखेंगे जब दोनों रेशियो देखे कि बराबर स्थिति में नहीं है, तब उनका नामकरण फिर कैसा किया जाएगा? क्या वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? क्लियर? चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज में थोड़ा चलते हैं। मैं उसी को दोबारा लिख रहा हूं। देखो यहां बराबर स्थिति में है ही नहीं, तो मैं वही चीज लिख रहा हूं। 3/5 इज नॉट इक्वल टू 2/7। तब भी इसका नामकरण होगा फर्स्ट टर्म और इसका नामकरण होगा सेकेंड टर्म। उसी तरह इसका भी नामकरण हो जाएगा फर्स्ट टर्म और इसका नामकरण हो जाएगा सेकेंड टर्म। मेरे बात समझ में आ गया कि नहीं? पहले कैसा नामकरण था? देखिए पहले ऐसे ही नामकरण था, 3 को पहला पद, 5 को दूसरा पद, यहां देखिए 2 को पहला पद, 7 को दूसरा पद। और दोनों रेशियो या दोनों भिन्न को देखिए बराबर है या नहीं। पता चला कि दोनों रेशियो या दोनों भिन्न बराबर नहीं है, यानी दोनों का वैल्यू अलग अलग है। क्लियर? इसलिए हम लोग लिख दिए नॉट इन प्रोपोर्शन, यानी दोनों अनुपात या दोनों भिन्न इक्वल अनुपात में नहीं है। क्लियर? और जब इक्वल अनुपात में नहीं है तब भी देखिए उनका नामकरण ऐसा ही किया जा रहा है। 3 को पहला पद, 5 को दूसरा पद, 7 को पहला पद, 2 को पहला पद और 7 को दूसरा पद कहा जा रहा है। क्लियर? अभी कुछ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैं इसका हटाऊं। एग्जाम्पल नंबर 2। छः 18, ठीक है, और ले रहा हूं 8 24। 6 18 8 24।
दो दो भिन्न मैंने ले लिया, और इसी में ये जो 6 को कहा जाएगा क्या, उसी हिसाब से फर्स्ट टर्म, और 18 को क्या कहा जाएगा, सेकेंड टर्म। और यहां 8 को कहा जाएगा फर्स्ट टर्म, और 24 को कहा जाएगा सेकेंड टर्म। क्लियर? बस उसी तरह ये जो दो भिन्न को मैं अभी अनुपात के रूप में लिखूंगा इधर, और उसी चीज को मैं लिखूंगा 6 अनुपात 18, और इधर लिखूंगा कि 8 अनुपात 24। क्लियर? उसी तरह 6 को भी कहा जाएगा क्या, फर्स्ट टर्म, 18 को कहा जाएगा सेकेंड टर्म, 8 को कहा जाएगा यहां फर्स्ट टर्म, और 24 को कहा जाएगा यहां सेकेंड टर्म। क्लियर हुआ? अभी देखते हैं ये जो मैं दो रेशियो या दो भिन्न लिखा हूं, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है? जरा निकाल के देखिए। ये दोनों को हम टेस्ट करके देखते हैं यहीं पर। 6/18, ठीक है, 6 तिया 18 कितना वैल्यू हो गया, 1/3, और 8/24 यानी 8 तिया 24 कितना हो गया, 1/3। यानी दोनों भिन्न का जो वैल्यू देखिए 1/3 1/3 निकल गया कि नहीं? इसका मतलब क्या, दोनों भिन्न इक्वल है या नहीं? दोनों भिन्न इक्वल है। क्लियर? जब दोनों भिन्न इक्वल है, मैं उन दोनों भिन्न को इस अवस्था में लिख रहा हूं, 6/18 इज इक्वल टू 8/24। क्लियर? या मैं इधर ऐसा लिख रहा हूं, 6/18 इज इक्वल टू 8/24। 8/24, यानी यहां देखिए दो भिन्न इक्वल अवस्था में है, बराबर अवस्था में है। यहां देखिए दो रेशियो, वही दो रेशियो, उसी भिन्न को मैं रेशियो के रूप में लिखा था, और वही जो दो रेशियो देखिए इक्वल अवस्था में है। यानी हम लोग कैसे लिखेंगे इन दोनों को इंग्लिश में, इन प्रॉपर्शन कंडीशन। ओके, इन प्रॉपर्शन, यानी दोनों अनुपात बराबर स्थिति में है। ठीक है? क्या मैं इसको हटाऊं? यहां तक हो गया? अभी सवाल उठता है, जब दोनों रेशियो इक्वल अवस्था में रहता है, बराबर स्थिति में रहता है, तब फिर उस समय जब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे बोल रहे थे, उन लोगों को क्या कहा जाएगा, क्या नामकरण होगा? चलिए मैं लिखता हूं, when both the ratios are इक्वल। जैसे कि अभी क्या लिखे थे रेशियो हमारा, 6/18 इज इक्वल टू 8/24। यही था ना? यही था। जब दोनों अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात 6/18 बराबर
8:24, दोनों अनुपात देखिए बराबर हैं। तब इनको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 6:18। ये जो बराबर के जगह पर हम 4 डॉट ऐसा लगा देंगे, ठीक है। हाँ, 8:24, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, 6:18 समानुपात 18:24, यानी ये जो इक्वल, इस इक्वल को 4 डॉट के द्वारा हम रिप्रेजेंट किए। क्लियर? और इस प्रकार की जब स्थिति में जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं, या जब दो रेशियो इक्वल कंडीशन में रहते हैं, यानी प्रपर्सन अवस्था में रहते हैं, तब ये सारे जो राशि, यानी ये सारे जो क्वांटिटी, ये जो 6, ये 18, ये सबको राशि या क्वांटिटी कहते थे ना, है? या मात्रा कहते थे। ये सबको क्या कहा जाता है ना? ये सबको कहा जाता है प्रोपोर्शनल्स या टर्म्स। आप लोग लिखो, सॉरी, प्रोपोर्शनल्स या उसको कहा जाएगा टर्म्स। प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं समानुपाती, टर्म को कहते हैं पद, यानी इसको भी टर्म या समानुपाती, 18 को भी टर्म या समानुपाती, 8 को भी टर्म या समानुपाती, 24 को भी टर्म यानी पद या समानुपाती कहते हैं। समझ में आ गया? यानी ये सभी राशियों को, ये सभी मात्राओं को टर्म्स यानी पद या प्रोपोर्शनल्स यानी समानुपाती कहते हैं। समझ में आ गया? फिर दोबारा इन लोगों का भी और भी नामकरण किया गया है। कैसे नामकरण? न, इस 6 को जो सबसे लेफ्ट साइड में जो राशि है, जो क्वांटिटी है, उसका नामकरण इस रूप में किया गया, यानी फर्स्ट टर्म। और उसके राइट साइड में जो है क्वांटिटी, उसका नामकरण किया गया सेकेंड टर्म। और फिर उसका राइट साइड में जो है उसका नामकरण किया गया थर्ड टर्म। और फिर उसका राइट साइड यानी लास्ट में जो है उसका नामकरण किया गया फोर्थ टर्म के रूप में किया गया। समझ में आ गया है? फिर देखिए, ये जो बीच में जो दोनों है, कौन कौन? 18 और 8 को, इनको कहा गया मिडिल टर्म्स, या इनको कहा गया मीन्स। क्या कहा गया? मीन्स कहा गया, यानी मध्यम, मिडिल टर्म यानी मध्यम पद। ठीक है, वही है मध्यम पद या मीन्स। हाँ, और ये जो लास्ट दोनों दिख रहा है, इनको कहा गया एंड टर्म्स। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, एंड टर्म्स यानी अंतिम पद। किन दोनों को? यानी पहला और फोर्थ को कहा गया क्या? अंतिम पद यानी एंड टर्म्स। और यहां देखो, दूसरा और तीसरा पद को क्या कहा गया? मिडिल टर्म्स यानी मध्यम पद या मीन्स। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया ना पूरा नामकरण? चलिए, अभी इससे कुछ टिप्पणी निकलेगा, यहीं से कुछ टिप्पणी निकलेगा। आप लोग लिखिए, और मैं भी, आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लीजिए ताकि मैं इसको हटाऊंगा। ठीक है, मैं हटाऊं इसको? हाँ,
बस मैं दोबारा वो जो रेशियो को वो जो इक्वल रेशियो को मैं लिख देता हूं। जरा बताइए क्या था? 6:18, 8:24। बस ऐसे कुछ नोटेबिन आप लोग लिखिए। नोटेबिन का मतलब है पॉइंट टू बी नोटेड, यानी हिंदी में उसको कहते हैं टिप्पणी। नोटेबिन को हिंदी में कहते हैं नोटेबिन। नोटेबिन हिंदी में कहते हैं टिप्पणी। पहला टिप्पणी लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ n terms is equal to the product of middle terms। The product of n terms is equal to the product of middle terms। वो कह रहा है जो अंतिम पद है उनका गुणनफल मध्यम पद के गुणनफल के बराबर है। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इन दोनों का, ये जो लास्ट और फर्स्ट, इन दोनों का गुणनफल, ये जो मिडिल टर्म है सेकंड और थर्ड, इन दोनों के गुणनफल का बराबर है, ये कह रहा है। चलिए जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अंतिम पद में कौन कौन है? एन टर्म्स में है 6 गुणा 24, 24 6 कितना? 144। और मिडिल टर्म्स में देखिए, मिडिल टर्म्स में देखिए कौन कौन है? 18 गुणा 8 कितना आ गया? 144। यानी ये जो टिप्पणी हम लोग लिखे, ये जो नोटेबिन, ये जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, ये सही हुआ कि नहीं? प्रैक्टिकली सही हो गया ना? चलिए फिर आगे की ओर। टिप्पणी नंबर 2, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? लिख लिया आपको? टिप्पणी नंबर 2 यानी नोटेबिन नंबर 2। मैं 3 टर्म ले रहा हूं, मेरे साथ आप लोग भी लिखिए। लेट दी 3 terms be A, B और C, ठीक है? और ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। देखिए मैं ऐसा लिया हूं, हिंदी में मैं अनुवाद करके बोल देता हूं। माना 3 पद हम A, B और C के रूप में लिए हैं, और A को पहला पद, B को दूसरी पद और C को तीसरी पद कहा जा रहा है, ठीक है? चलिए फिर आगे मैं लिखता हूं, यदि
इफ ए बट्टे बी यानी पहला पद बट्टे दूसरी पद बराबर बी बट्टे सी हो जाता है, यानी दूसरी पद बट्टे तीसरी पद। समझ में आ गया? यानी पहला पद और दूसरी पद को लेकर मैं एक भिन्न बना दिया ए बट्टे बी, और दूसरी पद और तीसरी पद को लेकर मैं और एक भिन्न बना दिया। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, अगर दोनों भिन्न बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो देन इनको हम समानुपात में भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी, और इक्वल टू को ऐसा लिखेंगे, 4 डट दे देंगे यहीं पर, बी अनुपात सी। समझ में आया कि नहीं है? यदि ए बट्टे बी, ये जो भिन्न बी बट्टे सी इस भिन्न के साथ बराबर हो जाता है, तो दोनों भिन्न को हम समानुपात में लिख सकते हैं, या दोनों भिन्न क्या हो जाते हैं कि समान अनुपात में रहते हैं। तो यहीं पे लिख देंगे कि दोनों भिन्न प्रपर्शन में है, इन प्रपर्शन। दोनों भिन्न किस अवस्था में है? इक्वल रेशियो की अवस्था में है। समझ में आ गया? उसको इंग्लिश में कहा जाता है इन प्रपर्शन, हिंदी में कहा जाता है समान अनुपात में है। क्लियर? हाँ, तो चलिए उसका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। जब ये लोग समान अनुपात में रहते हैं, तो ये जो सेकेंड टर्म जो था, क्या नाम है सेकेंड टर्म? जो बी, ये जो बी जिसको हम सेकेंड टर्म कहते थे, उसका नामकरण क्या हो जाएगा? फिर देखिए ना, उसको कहा जाएगा मिडिल टर्म या मिडिल प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। मिडिल टर्म या प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी, यानी ए और सी का मध्यम पद या मध्यम समानुपाती कहा जाता है। समझ में आ गया? और फिर क्या कहा जाएगा? सी को, ये जो सी जिसको हम क्या कहते थे? थर्ड टर्म। ठीक है, उसको क्या नामकरण किया जाएगा ना? उसको कहा जाएगा, वही है थर्ड टर्म, या यहीं पे प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। ठीक है, समानुपाती। प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, यानी ए और बी के लिए तीसरा पद या तीसरा समानुपाती कहा जाएगा। समझ में आ गया है? मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। माना 3 टर्म हम क्या लिए? ए बी सी। ठीक है, ए को कहा गया फर्स्ट टर्म, बी को कहा गया सेकेंड टर्म, और सी को कहा गया थर्ड टर्म। यदि ए और बी को लेकर अगर हम एक भिन्न को बना दिए, देखो वो भिन्न अगर दूसरा और तीसरा टर्म को लेकर बनाया गया भिन्न के साथ बराबर हो जाता है,
यानी ए अपन बी, बी अपन सी के बराबर हो जाता है, तो ये दो भिन्न यानी ए से समान अनुपात में भी रह सकते हैं। समझ में आ गया? यानी दो भिन्न को हम ऐसे समानुपात में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो हमें इसलिए लिख दिए कि दे आर इन प्रोपोर्शन, मतलब दोनों भिन्न इक्वल कंडीशन में है। क्लियर? और जब दोनों भिन्न इक्वल कंडीशन में है उस समय ये जो बी दिख रहा है ना, ये जो दो बी दिख रहा है, इसी का नामकरण क्या हो जाएगा? जिस बी को हम सेकेंड टर्म कहते थे उस बी का नामकरण हो जाएगा मिडिल टर्म या मिडिल प्रोपोर्शनल, मध्यम पद या मध्यम समानुपाती। किसका? ए और सी का। समझ में आ गया? यहीं पे लिख देते हैं मिडिल टर्म, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एम टी, एम टी का मतलब मिडिल टर्म। क्लियर? और ये जो सी जिसको हम थर्ड टर्म कहते थे उसको क्या कहा जा रहा है? ना ए और बी के लिए तीसरा समानुपाती। समझ में आ गया? ए और बी के लिए क्या कहा जा रहा है? तीसरा समानुपाती। यानी यहीं पे लिख दे रहा हूं थर्ड टर्म। तो ए का नामकरण क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। क्लियर? मैं इसको जरा सा पलट के भी बोल रहा हूं। देखिए, बी को तीन टर्म है, ए बी सी। बी को ए और सी का मध्यम समानुपाती कहा जाता है। इसका मतलब तीनों टर्म ऐसे समानुपात अवस्था में है। क्लियर? हम बी को कब मध्यम समानुपाती बोलेंगे? और मध्यम समानुपाती बी किसका होता है? ए और सी का। तो ए और सी का मध्यम समानुपाती के रूप में बी को कब बोलेंगे? ना जब तीनों टर्म इस प्रकार की समानुपात अवस्था में रहेंगे। समझ में आ गया? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, इस अवस्था में रहेंगे। क्लियर? मैं दोबारा फिर जो लास्ट वाला लाइन को फिर रिपीट कर रहा हूं। सी को ए और बी के लिए तीसरा समानुपाती कब कहेंगे? ना जब तीनों टर्म इस प्रकार की समान अवस्था में रहेंगे। समझ में आ गया? है? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस इस प्रकार है पहला सवाल। Find the middle proportional of 4 and 9। ठीक है? 4 और 9 का मध्यम समानुपाती को ज्ञात करें। चलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये है 4, ये है 9। और जब मध्यम समानुपाती पूछ रहा है इसका मतलब इसके बीच में और एक है कोई राशि, है ना? और उस राशि का एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है। चलिए मैं उस प्रकार थोड़ा सा नामकरण यहीं पे कर दे रहा। ये हो गया क्या? फर्स्ट टर्म। ये हो गया फर्स्ट टर्म। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। लेकिन वो कह रहा है जो मिडिल प्रोपोर्शनल को ज्ञात करें, यानी मध्यम समानुपात को ज्ञात करें। इसका मतलब ये जो सेकेंड टर्म को वो क्या कह रहा है? मिडिल
प्रोपोर्शनल, एमपी लिख दिया, ठीक है। मिडिल प्रोपोर्शनल, एमपी लिख दिया, यानी मध्यम समानुपात इसको बोल रहा है। सुनो मेरे बात, इसको मध्यम समानुपात वो कह रहा है। क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, मध्यम समानुपात किसको कह रहा है? सेकेंड टर्म को कहने जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं, आप लोग को पूछ रहा हूं, ये जो सेकेंड टर्म को मध्यम समानुपात या मिडिल प्रोपोर्शनल हम कब कहेंगे? किसका मिडिल प्रोपोर्शनल? 4 और 9 का मिडिल प्रोपोर्शनल कब कहेंगे? ना जब तीनों राशि, तीनों क्वांटिटी प्रोपोर्शन में रहेंगे। किस प्रकार की प्रोपोर्शन में? ना ऐसे 4:x इक्वल टू या समानुपात x:9, इस कंडीशन में रहेंगे। तब जाके ये जो x को कहेंगे, ये जो x जो सेकेंड टर्म था उसको कहेंगे मिडिल प्रोपोर्शनल ऑफ 4 और 9। तब जाके x को कहेंगे 4 और 9 का मध्यम समानुपात। समझ में आ गया? अभी आप निकाल पाओगे? मैंने बता दिया था कि इन दोनों का, ये जो मध्यम पदों का, यानी ये जो मिडिल टर्म्स का गुणनफल किसका गुणनफल के बराबर हो जाएगा? ना अंतिम पद यानी एंड टर्म्स का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? मैं यहीं पे लिख रहा हूं, यानी x इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 9। नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं x² इज इक्वल टू 9 × 36, यानी x इज इक्वल टू √36, दैट इज इक्वल टू 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर? ये जो पूछ रहा फाइंड द मिडिल प्रोपोर्शनल ऑफ 4 और 9, तो मिडिल प्रोपोर्शनल कितना आ गया? 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं? देखिए, मैं एक एक लाइन को इतना व्याख्या करके, इतना एक्सप्लेन करके मैं कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। जैसे एक बार समझ जाओगे थोड़ी ना हम इतना करेंगे। ये तो ऐसा ही देख लोगे, x² इज इक्वल टू 9 × 36, x बराबर 6। ये लिखने के लिए भी जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? मान के चलो मैं पढ़ाने के समय इतना फास्ट कर दूंगा, x बराबर 6, क्या कुछ समझ पाओगे? इतने सारा लाइन को मैं स्किप करके चला जाऊंगा, डायरेक्ट बोलूंगा x बराबर 6। आप मुझे बार बार पूछोगे सर कैसे आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया? इससे बढ़िया मैं सारे चीज को एक्सप्लेन कर दूं। एक बार एक्सप्लेन होने के बाद आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, फिर उसी को हम शॉर्टकट बना देंगे, लिखना ना पड़े, दिमाग के अंदर कैलकुलेट होगा और डायरेक्ट आंसर पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है? क्या मैं अगला क्वेश्चन कर बढ़ूं? अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार की है। करिए, मैं थोड़ा सा 2-4 मतलब कम से कम 15-20 सेकंड आप लोग को दे रहा हूं, करिए। है? बस देखिए कितना फास्ट आप बोल दिए। समझ में आ गया? एक बार समझ जाइएगा तो बड़ी फास्ट हो जाएगा। चलिए, बाकी सभी स्टूडेंट के लिए भी मैं समझा दे रहा हूं। यहां भी देखो 4 और 25 का मध्यम समानुपाती को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी 4 और 25 का मध्यम समानुपाती को हम यहीं पे लिखें x। ठीक है? अभी और इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको मध्यम समानुपाती बोल रहे हैं। इस सेकेंड टर्म को मध्यम समानुपाती यानी मिडिल प्रोपोर्शन कह रहा है, मिडिल प्रोपोर्शनल कह रहा है। इसका मतलब हम तभी इसको मिडिल प्रोपोर्शनल बोलेंगे जब तीनों टर्म इस प्रकार की अवस्था में रहेंगे, 4:x समानुपात x:25, इस अवस्था में रहेंगे। समझ में आ गया? तो इन दोनों को गुणा कर दिए, कितना हो गया? x²। फिर इन दोनों को गुणा किए, कितना हो गया? 25 × 100। तो x बराबर कितना हो गया? √100 इज इक्वल टू 10। तो x बराबर हो गया 10। क्लियर है? चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार की है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 6। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 6, यानी 2 और 6 का तृतीय समानुपाती को ज्ञात करें। लिखिए उस हिसाब से। चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करने में मदद करता हूं। 2, 6 और एक देखिए, जब तृतीय समानुपाती कह रहा है, यानी 2 हो गया पहला पद या पहला समानुपाती, और 6 हो गया मध्यम समानुपाती, ठीक है। और x जिसको वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसी को कहते हैं थर्ड एमपी, यानी मिडिल प्रोपोर्शनल, यानी तृतीय पद, मिडिल नहीं, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती कहते हैं, ठीक है। अभी सवाल आ जाता है इसी वर्ड से, मतलब यहीं से कोई भी पकड़ेगा, इसको समानुपाती क्यों कहेंगे, इसको तृतीय समानुपाती क्यों कहेंगे, इन दोनों का यानी 2 और 6 का तृतीय समानुपाती क्यों कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि ये तीनों क्वांटिटी, तीनों राशि समानुपात में है। क्लियर? तो इसीलिए चलो इन लोगों को समानुपात के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2:6 बराबर या समानुपात 6:x, इस रूप में लिखेंगे। क्लियर हो गया? उसी तरह इन दोनों का गुणनफल बराबर इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, आया ना। तो लिखेंगे ऐसा, 2x = 6 गुणे में 6। तो 2 के द्वारा इस 6 को काट दीजिए, कितना, 3। तो x बराबर 3 गुणा 6 यानी 18। क्लियर? अरे समझ में आ गया? अच्छा, तो वो जो पूछा था थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 6, 2 और 6 का तृतीय समानुपाती को ज्ञात करें, वो कितने निकला, 18 निकल गया। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां कुछ छूट गया लग रहा है, कुछ छूट गया। फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 and 6। ठीक है, 3 और 6 का हिंदी में लिख दे रहा हूं, तृतीय समानुपाती को ज्ञात कीजिए। 3 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय समानुपाती को ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे, जब उसको समानुपाती कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये जितना भी राशि दिखाई दे रहा है 3, 6, ये सारे समानुपात अवस्था में है। समझ में आ गया? देखो, इस प्रकार की सवाल मैं पहले बता दिया, इसीलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया इसमें। तो इन दोनों का गुणनफल के बराबर है, यानी 3x = 6 गुणा 6। 3 के द्वारा 6 को काटिए 2, यानी x बराबर कितना हो गया, 6 दूने 12। तो तृतीय समानुपाती कितना बनेगा, 12 हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5, 8। 2, 5, 8 का
2, 5, 8 का चौथा समानुपाती को ज्ञात कीजिए। यानी इन सारे क्वांटिटी को क्या कह रहा वो? समानुपाती। तो समानुपाती कब कहा जाता है? ना जब सारे क्वांटिटीज समानुपात में या बराबर रेशियो में रहते हैं। तो उस कंडीशन को लिखो। चलिए मैं भी मदद करता हूं। 2, 5, 8 यानी इसका फोर्थ, चतुर्थ समानुपाती यानी चौथा समानुपाती को ज्ञात करने कह रहा है। यानी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, और इनको कह रहा है कि समानुपाती कह रहा है। इसका मतलब ये सारे जो टर्म है 1, 2, 3, 4 ये सारे समानुपात अवस्था में है। तो कैसा लिखेंगे? 2:5, ठीक है, इक्वल टू दीजिए या 4 डॉट दीजिए 8:x। अभी ये 2 और x का गुणनफल 5 और 8 का गुणनफल के बराबर है। यानी 2x बराबर 5 गुणे में 8। तो 2 के द्वारा 8 को काटिए, कितना? 4। तो x बराबर 5 गुणा 4 कितना हो गया? 20। यही आया आंसर आपका। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन इसी प्रकार में देता हूं। हटाओ इसको। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। बस यहीं पे कुछ छूट गया, मैं लिख देता हूं AL। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 6 एंड 8। 3, 6 और 8 का चौथा समानुपाती को ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिए कि उनको समानुपाती कहा जा रहा है। ये जितना भी राशि दिख रहा है सबको समानुपाती कहा जा रहा है। और समानुपाती कब कहेंगे? न जब सभी राशि समान अनुपात में रहेंगे, यानी इक्वल रेशियो में रहेंगे, यानी प्रोपोर्शन में रहेंगे। समझ में आ गया? तब उनको हम बोलेंगे समानुपाती। ओके, चलिए जब समानुपाती कहा जा रहा है तो उनको हम इक्वल रेशियो में लिखते हैं या प्रोपोर्शन में लिखते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ समानुपाती। जब सबको हम समानुपाती कह रहे हैं तब उनको समानुपात में लिखिए। 3:6 इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल टू 8:x। तो 3 गुणा x, यहीं पे लिखे हूं 3x इज इक्वल टू 6 गुणा 8। 6 गुणा 8, तो 3 के द्वारा 6 को काटिए 2, तो x बराबर 2 गुणा 8 यानी 16। तो ये जो फोर्थ यानी चौथा समानुपाती को जो ज्ञात करने के लिए कह रहा था उसका वैल्यू कितना आ गया? 16। क्लियर? तो मेरा कहना है ये जो मैं कंसेप्ट पढ़ाया क्वेश्चन करने से पहले, ये पूरी तरह समझ में आया कि नहीं, या कोई डाउट है? या किसी भी प्रकार की पूरे देश या पूरी वर्ल्ड में किसी स्टूडेंट को डाउट रहेगा? है डाउट नहीं रहेगा ना? अगर बाई चांस अगर डाउट भी रहता है आप कमेंट में लिख लीजिएगा और उसके बाद मैं इस क्लास को भी या कंसेप्ट को भी दोबारा भी कर सकता हूं अगर डाउट रहेगा तो। अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। बस आज की क्लास में इतना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू।